हाँ तो प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइंस विद आलम सर में फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है सॉल्यूशन। देखो, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये मैं अपनी कोचिंग के नोट्स के अकॉर्डिंग, यानी कि इसी जिस सीक्वेंस में मैं पढ़ा रहा हूँ इसी सीक्वेंस में आपको नोट्स लिखे हुए मिल जाएंगे। आप वो नोट्स लें तो आपको फिर उसके बाद आप ये मेरे लेक्चर देखेंगे, वीडियो देखेंगे, आपको एकदम बेहतरीन समझ में आएगा। तो ये एडिटेड जो अभी एनसीईआरटी आई है उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट है, इसका नाम है विलियन सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और इससे न्यूमेरिकल आते ही आते हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है। देखिए, हमारे दैनिक जीवन में कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि 100% प्योर है। वो कई चीजों का मिश्रण है। जैसे दूध है तो दूध में भी क्या है, वाटर है, प्लस इसके अंदर फैट है, वसा है। तो हर चीज ऐसे कई चीजों से मिलकर बनी है। तो विलियन किसे कहते हैं? विलियन वो होता है, सॉल्यूशन वो होता है जिसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, दो घटक होते हैं। एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। विलेय और विलायक दो घटक होते हैं। विलेय किसे कहते हैं? विलेय को इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूट। क्या कहते हैं? सॉल्यूट। और विलायक को क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। सॉल्यूट कौन होता है? सॉल्यूट वो होता है जिसकी मात्रा कम होती है, सॉल्वेंट वो होता है जिसकी मात्रा ज्यादा होती है। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, हम जो आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ पर वो बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर अतिरिक्त विद्वता झाड़ने का हमारे द्वारा कोई भी अवांछित प्रयास नहीं किया जा रहा है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं। जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये आपको सारा का सारा हमारी कोचिंग के नोट्स में एज इट इज लिखा हुआ मिलेगा। जब आप उन नोट्स को देख के बैठेंगे, पढ़ेंगे इस लेक्चर को, तो आपको बेहतरीन समझ में आएगा। ठीक है ना। और ये जो 12th बोर्ड के अकॉर्डिंग में पढ़ा रहा हूँ, आप ये लेक्चर लें, मेरी गारंटी है एक नंबर भी इसमें से आगे पीछे नहीं आएगा। 100% डिज्नी रजिस्टर में से इवन न्यूमेरिकल भी इनके अंदर से आएंगे, इसकी भी हम गारंटी लेते हैं। ठीक है ना। तो आपको जो नोट्स अगर चाहिए तो इसके लिए आप हमारी कोचिंग से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे कांटेक्ट नंबर हैं 9024056932 और हमारा एड्रेस है साइंस गुरुकुल क्लासेस, गायत्री मंदिर रोड, चौमेला, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट झालावाड़, राजस्थान। ये हमारी कोचिंग का एड्रेस है। यहाँ से आप या तो उपस्थित होकर खुद नोट्स ले लें या फिर आप कोरियर के थ्रू भी नोट्स मंगवा सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं विलियन की। देखो, हमारे जीवन में कई सारी एलॉय, आपने सुना होगा मिश्र धातुएं, एलॉय, एलॉय जिन्हें कहते हैं मिश्र धातुएं। देखो, जैसे एक मिश्र धातु है, मशहूर आपने नाम सुना होगा, उसका नाम है पीतल। पीतल। तो पूछते हैं भाई पीतल किन धातुओं से मिलकर बना है? बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो पीतल बनता है किन किन से मिलकर? जिंक से और कॉपर से। जिंक और कॉपर से मिलकर कौन बनता है? पीतल बनता है। इसी तरह से एक होता है कांसा, यानी ब्रॉन्ज। कांसा, ये कांसा जो है, ये कांसा एक मिश्र धातु है, मतलब कोई शुद्ध धातु नहीं है कांसा। कांसा जो मिलकर बना होता है किससे? कॉपर और टिन से। कॉपर और टिन से। तो ये जिंक एक शुद्ध, यानी ये एलिमेंट है। और ये क्या है इसका? ये इसका मिक्सचर है, मिश्रण है। मिश्र धातु इसीलिए कह रहे हैं इसे एलॉय। इसी तरह एक मिश्र धातु है कौन सी? जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर जो है ये एक मिश्र धातु है। ये कि इसकी अवयवी धातुएं कौन सी है, मतलब ये किन किन धातुओं से मिलकर बनी होती है? ये बनी होती है कॉपर, जिंक और निकल। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन। एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से पीतल की अवयवी धातुएं हैं, तो हमें कौन सा ऑप्शन टिक करना है? जिंक और कॉपर। कांसा यानी ब्रॉन्ज की कौन सी है? कॉपर और टिन। जर्मन सिल्वर की कौन सी? कॉपर, जिंक और निकल। इसी तरह से जो वाटर होता है, तो वाटर के अंदर एक सॉल्यूट पाया जाता है, एक विलेय पाया जाता है जिसे हम कहते हैं फ्लोराइड। यानी हमारे वाटर में अल्प मात्रा में कौन घुला रहता है? फ्लोराइड। 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 ये अल्प मात्रा में घुला रहता है। इसकी सांद्रता कितनी होती है? 1 ppm। अगर 1 ppm तक सांद्रता है पानी के अंदर, फ्लोराइड की सांद्रता अगर 1 ppm तक है, तो ये हमारे लिए क्या है? हेल्पफुल है। ये हमारे दांतों के क्षय को, यानी डेंटल डिके को रोकता है, दांतों के झड़ने को रोकता है, दांतों के टूटने को रोकता है। ठीक है ना। लेकिन अगर इसी फ्लोराइड की कंसंट्रेशन हमारे
ड्रिंकिंग वाटर में मोर देन 15 ppm हो जाए, यानी 1.5 ppm के आसपास अगर या इससे ज्यादा ये सांद्रता हो जाए तो फिर हमारे दांत कैसे हो जाएंगे, पीले दिखने लगेंगे। राजस्थान के कई कई इलाके ऐसे हैं, अजमेर, नागौर, यहाँ पे पानी में फ्लोराइड की सांद्रता अधिक है, इसलिए वहां पर दांत भी पीले हो जाते हैं और कुबड़ भी निकल आती है, इसलिए उस इलाके को, एक विशेष इलाका, उसे कुबड़ पट्टी भी कहा जाता है। तो इसी तरह से एक सोडियम फ्लोराइड होता है, सोडियम फ्लोराइड याद रखना, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड का उपयोग काय में करते हैं, ये चूहों के लिए जहर, जो चूहे की दवा होती है ना, अगर कोई पूछे चूहे की दवा केमिकली रासायनिक रूप से क्या है, तो आप आंसर देंगे क्या है चूहे की दवा, सोडियम फ्लोराइड है। खैर, अब अपन अपनी वापस, ये तो इंट्रोडक्शन था, पुरानी बात पे आते हैं कि विलियन कहते किसे हैं, विलियन किसे कहते हैं। देखो, एक होता है बाइनरी, जो विलियन है ना, बाइनरी विलियन क्या होता है, पहले तो मैं आपको बताऊं विलियन क्या होता है। विलियन में दो चीजें होती हैं, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक, दो घटकों से मिलकर विलियन बनता है। विलेय, बात को लंबी नहीं करेंगे, है ना, बार बार एक ही बात को आप नोट से सामने रखेंगे, जो मैं पढ़ा रहा हूं इसे पढ़ेंगे, फटाफट समझ में आएगा, ठीक है। विलेय सॉल्यूट, और विलायक कौन है, इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्वेंट। सॉल्यूट कौन है, जो सॉल्यूशन में कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे कहते हैं सॉल्यूट, और जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे कहते हैं सॉल्वेंट। जैसे कि अगर हम 1 चम्मच शक्कर, ये 1 चम्मच शक्कर 1 गिलास पानी में घोल दें तो क्या बनेगा, विलियन बनेगा। और इस विलियन में जो विलेय होगा वो क्या होगा, वो चीनी होगी, और जो विलायक होगा वो क्या होगा, वो पानी या वाटर होगा, ठीक है ना। तो विलियन में जो घटक कम मात्रा में होता है उसे हम क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं, और जो घटक अधिक मात्रा में होता है वो विलायक कहलाता है। अब इस आधार पर देखो, हम जानते हैं पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है मुख्य रूप से, एक होती है ठोस, सॉलिड, एक होती है द्रव यानी लिक्विड, और एक होती है गैस यानी गैस। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। इसी आधार पर विलियन भी 3 प्रकार के होते हैं। देखो, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, विलियन जो है ना, वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला विलियनों के प्रकार, देखो मैं आपको बताता हूं विलियनों के प्रकार, ये टेबल जो है ना, ये आपको नोट्स में बनी हुई मिल जाएगी, बुक के अंदर भी बनी हुई है। लेकिन पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, इसी आधार पर विलियन भी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है गैसीय विलियन, गैसीय विलियन, एक होता है द्रव विलियन, द्रव विलियन, और एक होता है ठोस विलियन, ठोस विलियन। तो विलियन कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के हो गए। एक हो गया द्रव विलियन, गैसीय विलियन, द्रव विलियन और ठोस विलियन। तो गैसीय विलियन को गैसीय विलियन क्यों कह रहे हैं, देखिए, अब मैंने आपको बताया कि विलियन के अंदर दो चीजें होती हैं, विलियन के अंदर मुख्य रूप से 2 घटक होते हैं। जिस विलियन में 2 घटक होते हैं ना, एक है, जिस विलियन में 2 घटक होते हैं, एक होता है विलेय, विलियन में अगर 2 घटक हों सिर्फ, और उसी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। तो ऐसा विलियन जिसमें 2 घटक होते हैं, विलेय और विलायक, ऐसे विलियन को कहा जाता है द्विअंगी या बाइनरी सॉल्यूशन या द्विअंगी विलियन। अगर आप ये सोचें कि अगर जो विलेय है वो गैसीय विलियन जो है, इस गैसीय विलियन के अंदर, इसका नाम गैसीय विलियन क्यों है, क्योंकि इसके अंदर विलायक कौन है, गैस है। विलायक कौन है, गैस है। और विलेय कौन है, विलेय गैस भी हो सकता है, विलेय द्रव भी हो सकता है, और विलेय ठोस भी हो सकता है। लेकिन विलायक क्या होगा, गैस, 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 3 बार, है ना। तो अगर विलायक गैस है और विलेय गैस, द्रव, ठोस में से कोई भी है, तो अधिक मात्रा में कौन मौजूद है, विलायक जो होता है वही अधिक होता है, तो अधिक मात्रा में गैस है। तो ऐसे विलियन जिनमें विलायक कौन है, गैस है, ऐसे विलियन क्या कहलाएंगे, गैसीय विलियन कहलाएंगे, ठीक है ना। इसी तरह ऐसे विलियन जिनमें विलायक कौन हो, द्रव हो, क्या कहलाएंगे, द्रव विलियन कहलाएंगे। और ऐसे विलियन जिनमें विलायक कौन हो, ठोस हो, क्या कहलाएंगे, ठोस विलियन कहलाएंगे, ठीक है ना। तो जो द्रव विलियन है उनमें विलायक द्रव है, और विलेय कौन हो सकता है, वही गैस,
द्रव और ठोस। तो कुल ऐसे तीन, तीन यहाँ पे, तीन यहाँ पे और तीन यहाँ पे, गैस द्रव ठोस, गैस द्रव ठोस, गैस द्रव ठोस। तो ऐसे कुल कितने प्रकार के विलयन हो गए? 9 प्रकार के। इन सबके एग्जाम्पल भी हैं, इन सबके उदाहरण, जो उदाहरण इंपॉर्टेंट है, जो आपको बुक के अंदर भी मिल जाएगी, ये टेबल बनी हुई, उसमें सब एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। और ये आपको नोट्स के अंदर भी ये टेबल मिल जाएगी लिखी हुई, जहां पर ये एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। ठीक है। अब ये है कि जो विलियन है, अब विलियन जो है ना, ये विलियन पतला भी हो सकता है और गाढ़ा भी हो सकता है। जैसे गाढ़ा पतला, जैसे भैंस जो है वो कैसा दूध देती है? गाढ़ा दूध देती है। भैंस कैसा दूध देती है? गाढ़ा दूध देती है। लेकिन दूध वाला कैसा दूध देता है? दूध वाला पतला दूध देता है। क्यों? तो अब इसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? जो गाढ़ा विलियन होता है उसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कहा जाता है कंसंट्रेट सॉल्यूशन। उसको कहा जाता है कंसंट्रेट सॉल्यूशन, यानी सांद्र विलयन। इसी तरह जो पतला विलयन होता है उसे कहा जाता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, यानी के तनु विलयन। तो अब विलयन में कौन सा विलयन सांद्र होगा और कौन सा विलयन तनु होगा, ये इस बात पे निर्भर करता है। किस बात पे निर्भर करता है? कि देखो, विलयन, विलयन क्या है? द्विअंगी विलयन या बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक। अब आप सोचो कि अगर एक गिलास पानी में 1 चम्मच शक्कर डाली और एक गिलास पानी के अंदर 4 चम्मच शक्कर डाली, तो अगर 1 चम्मच शक्कर डाली तो विलेय कैसा है? बिल्कुल कम मात्रा में मौजूद है। तो अगर विलेय बिल्कुल कम मात्रा में मौजूद है तो ऐसे विलयन को कहेंगे तनु विलयन या डाइल्यूट सॉल्यूशन। और अगर ऐसा विलयन हो जिसके अंदर विलेय ज्यादा मात्रा में, जैसे चाशनी होती है, ज्यादा मात्रा में अगर विलेय मौजूद है, यानी जो सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट अगर ज्यादा मात्रा में मौजूद है, तो ऐसे विलयन को हम क्या कहेंगे? सांद्र विलयन कहेंगे। और सांद्र विलयन को इंग्लिश में कहते हैं कंसंट्रेट सॉल्यूशन। तो विलयन जो है ये डाइल्यूट भी हो सकता है, विलयन जो है ये कंसंट्रेट भी हो सकता है। तो अब विलयन की सांद्रता कितनी है, इस विलयन की सांद्रता को हम कैसे मापें और किन इकाइयों में मापें, इस पे एक क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में कि विलयन की सांद्रता को कैसे मापा जाता है। तो मैं डायरेक्ट आपको बताता हूं कि क्वेश्चन क्या आएगा, और जो एनसीईआरटी का हम उसी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। तो पहली चीज आती है, विलयन की सांद्रता को मापने की पहली इकाई है द्रव्यमान प्रतिशत, यानी मास परसेंटेज। द्रव्यमान प्रतिशत या मास परसेंटेज। तो द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहते हैं? देखो, जब भी क्वेश्चन आए एग्जाम में कि द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहा जाता है, तो आपको एक फॉर्मूला लगाना है। देखो, द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहते हैं, पहले मैं आपके सामने द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला लिखता हूं, मास परसेंटेज का फॉर्मूला। द्रव्यमान प्रतिशत इज इक्वल टू होता है विलेय की ग्राम में मात्रा, ग्राम में मात्रा अपॉन विलियन की ग्राम में मात्रा इंटू 100, इंटू 100। तो अगर विलेय की ग्राम में मात्रा, कितना विलेय है उसे हम ग्राम में लिख दें, बटा विलियन कितना है उसे हम ग्राम में लिख दें, इंटू 100 कर दें, तो क्या प्राप्त होगा? हमें द्रव्यमान प्रतिशत प्राप्त होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, ये सारी चीजें, सारे फॉर्मूले, सब कुछ आपको नोट्स के अंदर लिखा हुआ मिल जाएगा। आपको अगर नोट्स चाहिए तो मैं आपको बता चुका हूँ वीडियो के शुरू में कि आप हमसे कॉन्टेक्ट करें। अब देखो, जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको कि क्वेश्चन कैसे आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा। सपोज करो क्वेश्चन आया, यदि 320 ग्राम जल में 40 ग्राम चीनी घोली जाए तो विलियन का द्रव्यमान प्रतिशत
ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, इफ वी डिजोल्व द 40, इसको 80 ग्राम कर देते हैं, ठीक है ना, 80 ग्राम शुगर इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, देन व्हाट विल बी द मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। विलियन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको क्या बताया कि द्रव्यमान प्रतिशत, प्यारे बच्चों, द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमें फॉर्मूला क्या लगना है, विलेय की ग्राम में मात्रा। अब यहाँ पर जो डाटा दिए हुए हैं उनमें 320 ग्राम तो क्या है, देखो देखो 320 ग्राम क्या है, जल है, और 80 ग्राम क्या है, चीनी है। तो पहले तो ये बताओ इनमें से कौन विलेय है और कौन विलायक है। तो मैंने आपको चैप्टर के शुरू में बताया, जिसकी मात्रा कम होगी वो क्या होगा, विलेय होगा, और जिसकी मात्रा अधिक होगी वो क्या होगा, विलायक होगा। तो ये 80 ग्राम चीनी कम है, तो ये क्या है, ये विलेय। और 320 ग्राम जल ये अधिक है, तो ये क्या है, विलायक। ठीक है, ये विलायक है, सॉरी विलियन नहीं है, विलायक है ये। ठीक है ना, ये विलायक है। ये 80 ग्राम चीनी क्या है, विलेय है, और ये 320 ग्राम जल क्या है, ये विलायक है। मैं लिख देता हूं मैं, विलायक। ठीक है। तो अब देखो यहां पे द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है अपन को। तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा। तो विलेय कितना है यहाँ पर, 80 ग्राम, ये लिख दिया 80 ग्राम, बटा विलियन की ग्राम में मात्रा। अब चूंकि 320 ग्राम कौन है, विलायक है, और जब 320 ग्राम विलायक में 80 ग्राम चीनी घोलेंगे तो विलियन का वजन कितना हो जाएगा, विलियन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 320 में 80 जोड़ेंगे 400 ग्राम। तो विलियन की ग्राम में मात्रा, देखो विलेय की ग्राम में मात्रा बटा विलियन, विलायक नहीं है यहां पर, क्या है, विलियन है। तो विलेय बटा विलियन, तो विलेय कितना है 80 और विलियन कितना है 400 ग्राम। ग्राम, तो ग्राम से तो ग्राम कटा, इनटू क्या है 100, इज इक्वल टू, दो जीरो से दो जीरो गई, और ये 20%, ये आंसर। ठीक है। इसके और एग्जाम्पल हैं, आपको बुक में मिल जाएंगे और नोट्स में भी मिल जाएंगे। उम्मीद है आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी कि द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना है अपन को, विलेय की ग्राम में मात्रा बटा विलियन की ग्राम में मात्रा इंटू 100। इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं और करवा देता हूं आपको, वो ये है कि एक विलियन जिसका आयतन, क्वेश्चन लिख देता हूं यहां, एक विलियन जिसका आयतन 3 लीटर है तथा इसका घनत्व, एक विलियन जिसका आयतन 3 लीटर है तथा इसका घनत्व 5 किलोग्राम प्रति लीटर है, यदि इसमें 0.5 किलोग्राम विलेय घुला हो, विलेय घुला हो, तो विलियन का, तो विलियन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। तो विलियन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। देखो जब भी आपसे पूछें द्रव्यमान प्रतिशत, ध्यान से समझ लेना है बात, जब भी आपसे पूछें द्रव्यमान प्रतिशत, तो सबसे पहले आपको द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि मैंने अभी हाल बताया आपको कि द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा बटा विलियन की ग्राम में मात्रा। विलियन, बार बार कह रहा हूं मैं, विलियन है यहाँ पे, विलायक नहीं है। विलियन की ग्राम में मात्रा, विलियन की ग्राम में मात्रा इंटू 100, इंटू 100, ये फॉर्मूला आपको लगाना है। तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलियन की ग्राम में मात्रा। अब विलियन की ग्राम में मात्रा नहीं दी हुई है, लेकिन क्या दे रखा है, विलियन की ग्राम में, यानी विलियन का द्रव्यमान नहीं दे रखा, लेकिन विलियन का क्या दे रखा, घनत्व दे रखा है। ठीक है ना। हम जानते हैं फॉर्मूला कि द्रव्यमान बराबर आयतन इंटू घनत्व। घनत्व दिखेगा, नहीं दिखेगा, दिख जाएगा। द्रव्यमान बराबर आयतन इंटू घनत्व। तो द्रव्यमान बराबर आयतन, आयतन कितना है 3 लीटर, 3 लीटर इंटू घनत्व कितना है 5 किलोग्राम प्रति लीटर, 5 किलोग्राम
प्रति लीटर। तो लीटर से लीटर गया तो द्रव्यमान कितना आ गया, 5 तिया 15 किलोग्राम। ये आ गया विलयन का द्रव्यमान। और विलय की ग्राम में मात्रा, विलय कितना है 0.5 किलोग्राम। तो देखो यहां पर मैं लिख देता हूं कि विलय इज इक्वल टू 0.5 किलोग्राम और विलयन की मात्रा कितनी है 15 किलोग्राम। अब देखो यहाँ पे जैसे ग्राम में है मात्रा, तो इसको भी ग्राम में ले और इसको भी ग्राम में ले, तो अगर किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उसकी कोई जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे ना, तो विलय के ग्राम में मात्रा कितनी हुई 0.5 किलोग्राम और अपॉन विलियन की मात्रा कितनी है 15 किलोग्राम। अब इसे ग्राम में कन्वर्ट करो तो 1000 का मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन वैसे ही 1000 से 1000 वैसे ही किलोग्राम से किलोग्राम कट रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। इंटू 100 इज इक्वल टू इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा ये 500 अपॉन 150 50 अपॉन 15 3.33 ये आंसर होगा। ठीक है ना, नोट्स में बेहतरीन तरीके से इसे सॉल्व कर रखा है, आप देख सकते हैं। और भी इसके अलावा भी आपको कई सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे वहां पर। इसके बाद आपको इसके फोन आ रहे हैं। इसके बाद देखो, तो पहला जो सांद्रता को मापने का पहला तरीका था या पहली इकाई थी वो थी द्रव्यमान प्रतिशत। इसके बाद अगला तरीका है सांद्रता को मापने का नंबर 2, पार्ट पर मिलियन। मैंने अभी बताया था आपको कि जो पानी के अंदर फ्लोराइड आयनों की सांद्रता, फ्लोराइड की सांद्रता अगर 1 ppm तक हो तो ये दंत क्षय को रोकती है, दांतों के क्षरण को रोकती है। लेकिन अगर यही सांद्रता 1.5 ppm से अधिक हो जाए तो दांत क्या होने लगते हैं, पीले होने लगते हैं। और अगर और ज्यादा हो जाए तो ये बहुत ज्यादा नुकसान करता है। ठीक है ना, ppm क्या होता है, पार्ट पर मिलियन। पीपीएम किसे कहते हैं, पार्ट पर मिल। देखो मिलियन किसे कहते हैं मैं आपको पहले बता देता हूं। मिलियन, मिलियन होता है 10 लाख। 10 लाख का मतलब 10 पावर 6 मिलियन। एक होता है बिलियन, बिलियन क्या होता है 1000 मिलियन, इसको कहते हैं बिलियन। 1000 मिलियन मतलब 1000 इंटू 10 की घात 6 इज इक्वल टू 10 की घात 9 इज इक्वल टू 1 के आगे 9 बिंदी हो गई। 9 बिंदी। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, यानी 1 अरब। 1 अरब को क्या कहा जाता है, 1 बिलियन, है ना। इसके बाद होता है ट्रिलियन। ट्रिलियन क्या होगा, 1000 बिलियन, इसको कहते हैं 1 ट्रिलियन। ठीक है ना। तो अभी तो खैर आपको ये याद रखना है सिर्फ कि मिलियन किसे कहते हैं। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। ठीक है, क्लियर कर देते हैं, क्लियर। तो अपन वापिस अपनी बात पे आ जाते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत के बाद सांद्रता को नापने की दूसरी इकाई है पीपीएम। तो जब भी आपसे कहें पीपीएम ज्ञात करो तो आप फॉर्मूला याद रख लें पीपीएम का। सबसे पहले पीपीएम का जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछे कि क्वेश्चन देगा और अभी मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा कि पीपीएम ज्ञात करो, तो पीपीएम कैसे ज्ञात करेंगे, विलेय का भार, विलेय का भार, भार अपॉन विलियन का भार, सेम वो का वही है। द्रव्यमान प्रतिशत में क्या था, द्रव्यमान प्रतिशत में क्या था, विलेय का भार बटा विलियन का भार। ग्राम में किलोग्राम में दोनों एक ही लेना है यूनिट, अगर ऊपर ग्राम में तो नीचे भी ग्राम में, ऊपर किलोग्राम में नीचे भी किलोग्राम में। ठीक है ना। तो वही द्रव्यमान प्रतिशत में अगर इसमें हम 100 का गुणा कर दें, इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा मास परसेंटेज, मतलब द्रव्यमान प्रतिशत। और अगर 100 से गुणा ना करके इसके अंदर हम गुणा कर दें 10 पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, ये पीपीएम हो जाएगा। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इसका क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आता है। इसका क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आता है, देखिए इसका क्वेश्चन जैसे आएगा, एक क्वेश्चन है कि यदि यदि 5 इंटू 10 पावर -5 किलोग्राम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ये पीपीएम में जो पीपीएम जो कंसंट्रेशन को नापने की यूनिट है, जो सांद्रता को नापने की इकाई है, सामान्यतः विलियन में गैसों की सांद्रता को काय में नापा जाता है, पीपीएम में। जैसे फॉर एग्जांपल
यदि 5 × 10⁻⁵ किलोग्राम ऑक्सीजन 5 किलोग्राम जल में घुली है तो विलयन की ppm ज्ञात कीजिए। ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ज्यादा राइटिंग जमा के लिख नहीं रहा हूं आपको, है ना, क्वेश्चन करवा रहे हैं यहाँ पे, देखते जाए। तो ppm के लिए आपको फॉर्मूला लगाना है सीधा। जैसे ही ppm हो या द्रव्यमान प्रतिशत हो, दोनों अगर में से कोई सा भी पूछे आपसे, तो सबसे पहले तो आपको लिखना है कि विलेय का भार, बार बार बता रहा हूं, विलेय का भार बटा विलयन का भार। अब अगर उसने पूछा कि द्रव्यमान प्रतिशत, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर पूछा ppm तो 1 मिलियन से मल्टीप्लाई कर देंगे। मिलियन क्या होता है? 10⁻⁶। तो विलय मतलब मैंने क्या बताया था, विलय वो है जो कम है, विलय वो है जो कम है लेकिन ऑक्सीजन में बहुत दम है। तो ये यहां पर विलय कौन है? ऑक्सीजन है। कितनी है ऑक्सीजन? 5 × 10⁻⁵ किलोग्राम अपॉन विलियन। अब देखो विलियन का भार कितना होगा? 5 किलोग्राम जल में, अब 5 किलोग्राम ऑफ वाटर के अंदर जब इसे डिसॉल्व करेंगे ना, अभी इतना कम वेट है, सोचो 5 × 10⁻⁵ किलोग्राम। अगर इतनी ऑक्सीजन 5 किलोग्राम वाटर में डिसॉल्व हुई और जो सॉल्यूशन बनेगा, जो विलियन बनेगा, तो उस विलियन का द्रव्यमान भी, उस विलियन का वजन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई 5 किलोग्राम जल में अगर एक सुई की नोक आधा बूंद जल और मिला दें तो क्या हो जाएगा? 5 किलोग्राम से कोई फर्क पड़ रहा है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 5 किलोग्राम रहेगा। तो इसी तरह ये तो आधा बूंद के बराबर भी वजन नहीं है। तो इतनी ऑक्सीजन, यानी कि 1 ग्राम का भी हजारवां लाखवां हिस्सा है ये, ठीक है ना। इतनी ऑक्सीजन अगर इतने किलोग्राम जल में मिला भी दे तो जल के द्रव्यमान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अगर 5 किलोग्राम विलायक था, ये क्या है यहाँ पर? विलायक है। अगर विलायक 5 किलोग्राम था तो विलियन भी कितना होगा? इसका विलियन बनने के बाद भी वो भी 5 किलोग्राम ही होगा। तो विलेय का भार कितना हो गया? 5 × 10⁻⁵ किलोग्राम अपॉन विलियन का भार। विलियन का भार वही हम क्या लिखेंगे? 5 किलोग्राम इंटू 10⁻⁶। तो 5 से 5 गया और ये बचेगा 10⁻⁵, और 6 तो बचेगा 10, और इसके आगे लिखना है ppm। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है ना। तो सांद्रता को नापने की दूसरी इकाई निकाली हमने, कौन सी? ppm। इसके बाद सांद्रता को मापने की, आगे ppm समझ में है ना। सांद्रता को मापने की तीसरी इकाई, सांद्रता को मापने की पहली इकाई क्या पढ़ी अपन ने? सांद्रता को मापने की पहली इकाई क्या पढ़ी अपन ने? द्रव्यमान प्रतिशत। दूसरी इकाई क्या पढ़ी अपन ने? दूसरी इकाई पढ़ी अपन ने ppm, और तीसरी इकाई हम पढ़ेंगे, सांद्रता को मापने की तीसरी इकाई होगी हमारी मोललता। मोललता। तीसरी इकाई हम पढ़ेंगे मोललता। इंग्लिश में कहते हैं इसे मोलैलिटी। मोलैलिटी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से, मोलैलिटी। तो डायरेक्ट आप ये समझे मोलैलिटी का क्वेश्चन कैसा आएगा, और मोलैलिटी कहते किसे हैं, इसकी डेफिनेशन तो आपको लिखी हुई मिल जाएगी, है ना, नोट्स के अंदर। लेकिन मोलैलिटी का जो क्वेश्चन आएगा वो कैसे आएगा, वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, जब भी आपको मोलैलिटी निकालना है, मोललता निकालना है, तो मोललता निकालने के लिए इसको समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोललता बराबर होता है विलेय के, बहुत समझना ध्यान से, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के क्या करना है? मोलों की संख्या बटा विलायक का भार। विलायक का, विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का भार, और इस भार को काय में लेना है अपन को? किलोग्राम। ये याद, मोललता निकालने के लिए विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का भार, और भार काय में लेना है? किलोग्राम में लेना है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है मोलों की संख्या, तो आपने मोल कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में 11th में चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं। देखो, जब भी याद रखना, जीवन में कहीं भी आपको मोलों की संख्या निकालना हो
तो आप एक फॉर्मूला लगा दें, मोलों की संख्या बराबर भार बटा अणुभार। अभी मैं आपको निकाल के, जिसके भी मोलों की संख्या आपसे पूछे उसका भार बटा क्या करेंगे आप, अणुभार। मोलों की संख्या निकालने के लिए भार बटा अणुभार करेंगे अपन। जैसे कि मैं आपको बताता हूं एक क्वेश्चन में, इसको रख के बताता हूं मैं आपको एक क्वेश्चन। देखो, मोलेलिटी एक इंपॉर्टेंट मात्रक है। अब अगर आपको मोलेलिटी का जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन कैसे आएगा, ये आप देखें कि अगर सपोज करो क्वेश्चन दिया कि 8 ग्राम NaOH को 600 ग्राम जल में घोलने पर, थोड़ा धीरे धीरे में लिखने में इसमें हैबिचुअल हो जाऊंगा, है ना। 8 ग्राम NaOH को 600 ग्राम जल में घोलने पर बने विलयन की मोललता, मोललता, बड़ा लाड़ वाला शब्द है मोललता, मोललता ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, ये स्मॉल m तो मैं लिख रहा हूँ ब्रैकेट में, एग्जाम में नहीं आएगा लिखा हुआ। अब मोलैलिटी ज्ञात करना है तो सबसे पहले मोलैलिटी ज्ञात करने के लिए देखो फॉर्मूला पता होना चाहिए, स्मॉल m इज इक्वल टू मोल, विलय के मोलों की संख्या। अब मोलों की संख्या कहां से लाएं, मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, मोलों की संख्या को अगर मैं n से दिखाएं तो हमें पता है मोलों की संख्या बराबर भार बटा अणुभार। भार किसका, जिसके मोलों की संख्या ज्ञात करना है। मोलों की संख्या किसकी ज्ञात करना है, विलय के मोलों की संख्या ज्ञात करना है। तो भार भी किसका लेंगे, विलय का भार लेंगे। तो विलय कौन है, NaOH है, उसका भार कितना है 8 ग्राम बटा अणुभार। NaOH का अणुभार कितना होगा, देखो अणुभार कैसे निकालेंगे NaOH का, NaOH इसका अणुभार, Na का परमाणु भार कितना है 23, ऑक्सीजन का कितना है 16, हाइड्रोजन का कितना है 1, इन सबको आप जोड़ देंगे तो आ जाएगा 40। तो NaOH का अणुभार कितना आया 40। तो भार बटा अणुभार इज इक्वल टू, अब यहां पर भार सिर्फ 8 ही लिखेंगे, ठीक है ना, बटा 40, वो ग्राम से ग्राम है ना, 1/5 मोल। ये मोलों की संख्या आ गई। मैं फिर बता देता हूं कि मोललता निकालने के लिए विलय के मोलों की संख्या बटा विलायक का भार किलोग्राम में लेना है। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अब मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, किसी के भी मोलों की संख्या निकालना है भार बटा अणुभार। यहां पर किसके मोलों की संख्या निकालना है, जो विलय है उसके मोलों की संख्या निकालना है। विलय कौन है, हम जानते हैं जो कम होता है वो क्या होता है, विलय होता है। तो यहाँ पर विलय कौन है, NaOH है। NaOH का भार कितना है 8 ग्राम है। तो भार NaOH का भार ले लिया, मोलों की संख्या NaOH की निकालना है तो NaOH का भार लेंगे बटा इसका अणुभार लेंगे। भार कितना है NaOH का 8 और अणुभार कितना है इसका 40, यानी NaOH के मोलों की संख्या कितनी आई 1/5। ठीक है ना, तो विलय के मोलों की संख्या आ गई। अब इस फॉर्मूले में आ जाए अपन वापस, अपन ने मोलों की संख्या निकाल ली ना, तो मोलों की संख्या कितनी आई 1/5 अपॉन विलायक का भार। विलायक का भार कितना है, विलायक कौन है जो अधिक होता है, कौन है यहाँ पर, जल है, जल ही जीवन है, जल ही विलायक है। कितना है विलायक 600 ग्राम। लेकिन अब ये ग्राम है और लेना काय में है अपन को, किलोग्राम में। तो जब ग्राम को किलोग्राम में बदलते हैं तो प्यारे बच्चों हम 1000 का भाग लगाते हैं, 1000 से 1000 से डिवाइड करते हैं। तो बस अब सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन है, कंफ्यूजन का पता नहीं। कंफ्यूजन जो मिलता है तो, और कंफ्यूजन मिलेगा ही नहीं यार। ये हो गया, ठीक है, ठीक है ना। अब हम इसे सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा 1/3, सॉल्व करके बता दूं यार, 1000 अपॉन 5 6 30, 1/3 स्मॉल m। ये मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है।
ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। और भी क्वेश्चन हैं जो आपको नोट्स में मिल जाएंगे। तो समझ में आ गया। पहला अपन ने पढ़ा द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा अपन ने पढ़ा पीपीएम, तीसरा हमने पढ़ा मोललता या मोलेलिटी। चौथा हम पढ़ेंगे, देखो इधर, चौथा हम पढ़ेंगे मोलरता। दोनों में अंतर समझ जाना, वो है मोललता। जो तीसरा था ना, वो क्या था, मो, जो अभी अपन ने लास्ट पढ़ा ना मोलरता से पहले, जो थर्ड नंबर पे पढ़ा हुआ था मोललता, ये दिखाते हैं स्मॉल एम से। और ये है मोलेरिटी, मोलरता, ये दिखाते हैं कैसे, कैपिटल एम से। ठीक है ना। तो मोलरता ये पढ़ेंगे अब अपन। और इससे पहले हमने पढ़ा था मोलैल्टा। अगर इसको लाड़ में बोल दें मोलैल्टा, तो ये मोललता बन जाएगा। ये मोलरता है, ठीक है ना। ये हमने पढ़ा मोलैलिटी। अब देखो, जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं मोलरता। तो मोलरता किसे कहते हैं या मोलेरिटी किसे कहते हैं, देखिए, मोलेरिटी या मोलरता, इसे हम दिखाते हैं काय से, कैपिटल एम से। जब भी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है ना, मोलरता निकालना हो तो विलेय के फॉर्मूला समझ लें। विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटा विलियन का आयतन, बटा विलियन का आयतन, काय में लेना है, लीटर में। यानी मोलरता निकालने के लिए, मोलरिटी निकालने के लिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अब यहां पर फिर वही बात है कि पहले विलेय की मोलों की संख्या निकालना पड़ेगी, उसके बाद विलियन का आयतन निकालना पड़ेगा। तो विलेय के मोलों की संख्या, मोलरता इज इक्वल टू क्या हुआ, विलेय के मोलों की संख्या बटा विलियन का आयतन। यहां पर n बराबर क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, और v बराबर क्या है, विलियन का आयतन। ठीक। अब मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया। मोलों की संख्या निकालने का फॉर्मूला है, जिसके भी मोलों की संख्या निकालना है बस याद कर लो, उसका भार बटा अणुभार। जिसके भी मोलों की संख्या निकालना है उसका भार बटा अणुभार आपको करना है। तो इस तरह हम क्या निकाल सकते हैं, मोलरता निकाल सकते हैं। और मोलरता जो होगी, इसका अगर कोई पूछे, मोलरता को जब हम लिखेंगे तो चलो मैं आगे बताता हूं आपको। अब जैसे देखो, इसका जो ये मोलरता है, मोलरिटी है, इस मोलरिटी का देखो क्वेश्चन कैसा आएगा। जैसे मैं आपको बताता हूं कि मोलरिटी का जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा, सपोज करो आपसे कहा कि, एक क्वेश्चन बना के लिख देता हूं, चलो यहाँ पे, 170 ग्राम अमोनिया, अमोनिया 40 लीटर जली विलियन में, जली विलियन में घुली हुई है, घुली हुई है। विलियन की, विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों, मैंने अभी आपको बताया कि जब भी आपको मोलरता ज्ञात करना है तो मोलरता का फॉर्मूला, मोलरता को कैपिटल एम से दिखाते हैं कि सर हम तो स्मॉल एम से, स्मॉल एम से मत दिखाना बेटा, स्मॉल एम से दिखाते हैं। मोलेलिटी को यानी मोललता को दिखाते हैं, तो मोललता होती है स्मॉल एम। छोटे बच्चे तुतलाते हैं मम्मी मोललता, तो स्मॉल एम क्या हो गई, मोललता हो गई। और कैपिटल एम क्या होगी, मोलरता, कैपिटल एम मोलरता। तो अब क्वेश्चन दिया 170 ग्राम अमोनिया 40 लीटर जली विलियन में घुली हुई है, विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो मोलरता कैपिटल एम बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटा विलियन का आयतन। तो विलेय के मोलों की संख्या, सबसे पहले विलेय कौन है यहाँ पर, विलेय कौन है बच्चों, विलेय कौन है यहाँ पर, विलेय कौन है जो कम है, 170 ग्राम अमोनिया, और जली विलियन है कितना, 40 लीटर। तो देखो m बराबर क्या होता है, n अपॉन सी, यानी मोलों की संख्या बटा विलियन का आयतन। तो मोलों की संख्या निकालना है पहले। तो मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, भार बटा अणुभार।
N इज इक्वल टू भार। अमोनिया का भार कितना है? 170 ग्राम। ये हो गई आपकी 170 ग्राम अमोनिया बटा अमोनिया का अणुभार। अब अमोनिया क्या होती है? एमोनिया। ये हो गई अमोनिया NH3। इसका अणुभार क्या होगा? 17 प्लस 3। नाइट्रोजन का परमाणु भार 17 और हाइड्रोजन का है 1, तो 17 प्लस ये नाइट्रोजन है 3 हो गई इज इक्वल टू, सॉरी 14, सॉरी सॉरी सॉरी, नाइट्रोजन का हो गया 14 प्लस 3 इज इक्वल टू 17। तो अमोनिया का जो अणुभार आया वो कितना आया? अमोनिया का अणुभार कितना आया? 17 आया। अमोनिया के मोलों की संख्या बराबर क्या होगी? भार बटा अणुभार। तो भार कितना है? 170 ग्राम और अणुभार कितना है? 17, तो 10 मोल। यानी अमोनिया के मोल कितने हैं? 10। अब वापिस यहाँ पे आ जाए अपन, मोलरता बराबर मोलों की संख्या कितनी निकाली हमने? 10 बटा विलयन का आयतन कितना है? 40, तो 1/4 कैपिटल है। यही हमारा मोलरता को दोबारा समझा देता हूं। मोलरता क्या होती है? किसी भी विलयन की मोलरता होती है उसके एकांक आयतन में। देखो इसकी जो डेफिनेशन बनेगी वो कैसे बनेगी, अगर हम इसको नेक्स्ट पेज देता हूं मैं। देखो मोलरता बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन। अगर विलयन के आयतन को हम एकांक कर दें, यूनिट कर दें, तो मोलरता इज इक्वल टू मोलों की संख्या। तो डेफिनेशन क्या बनी? एकांक आयतन के विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। ठीक है ना? तो मोलरता निकालेंगे कैसे अपन? मोलरता निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को? मोलरता निकालने के लिए सबसे पहले आना चाहिए आपको विलय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन। अब विलय के मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे? भार बटा विलय का भार बटा विलय का अणुभार। तो मोलरता को हम, जब मोलरता का जो मात्रक है ना, मोलरता खुद एक सांद्रता को मापने की इकाई है, लेकिन ये मोल बटा क्या है? मोल बटा आयतन काय में? लीटर में। तो मोल प्रति लीटर क्या होता है? जब भी कहीं आए ना कि किसी विलयन में अमोनिया घुली हुई है और इस विलयन की सांद्रता 3 मोल प्रति लीटर है, ऐसा दिया हुआ होगा 3 मोल प्रति लीटर है, इसका मतलब हमें क्या दे रखी है? हमें वहां पर मोलरता दी हुई है, मोलेरिटी दी हुई है, मोलेरिटी, मोलरता। क्योंकि मोल बटा लीटर यानी मोल अपॉन लीटर, तो मोल अपॉन लीटर क्या होता है? मोलेरिटी होती है। ठीक है ना? तो जब भी आपको मोलरता निकालना हो तो मोलरता कैसे निकालेंगे? विलय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन। आयतन काय में लेना है? लीटर में लेना है। विलय कौन होता है? जो कम होता है। और उसके मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं? किसी के मोलों की संख्या निकालने के लिए भार बटा अणुभार करते हैं बटा अब जब मोलों की संख्या निकाल लेंगे बटा विलयन का आयतन। तो अब देखो आयतन आपको सवाल में दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देंगे 170 ग्राम अमोनिया, तो अमोनिया का अपन को क्या निकालना है? मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या बराबर अमोनिया के मोलों की संख्या कितनी हो गई? भार बटा अणुभार। अमोनिया का भार कितना है? 170 ग्राम, अणुभार कितना है? 17, तो अमोनिया के मोलों की संख्या कितनी होगी? 10, यानी अमोनिया के मोल हो गए 10। तो इस फॉर्मूले में देखो, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हमने ये यहाँ पर, तो ये मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन। मोलों की संख्या को दर्शाते हैं काय से? एन से दर्शा दिया और आयतन को वी से। तो एन की जगह मोलों की संख्या रख दी अपन ने कितनी? ये 10। और आयतन कितना है? 40 अपन को दिया हुआ है, तो ये 40 रख दिया। तो इजिकल टू क्या आ गया? 1/4 है। तो इस तरह हमने सांद्रता को नापने की कितनी इकाइयां पढ़ ली अभी तक? 4 इकाइयां अपन ने सांद्रता को मापने की पढ़ चुके हैं। पहली थी द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरी थी पीपीएम, तीसरी थी मोलेरिटी, ये तीसरी थी मोललता या मोलेलिटी, और चौथी थी क्या? मोलरता या मोलेलिटी। अब पांचवी अपन पढ़ेंगे मोल फ्रिक्शन या मोल अंश, जैसे कहते हैं मोल भिन्न। ठीक है ना? मोल फ्रैक्शन। ठीक है? मोल अंश या मोल भिन्न। देखो मोल भिन्न किसे कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। मोल भिन्न, मोल भिन्न अपन कैसे निकालते हैं?
कि जैसे सपोज करो कोई विलियन है, कोई एक विलियन है, ध्यान से समझना है इसे। कोई एक विलियन है और उस विलियन के 3 घटक हैं, ए, बी और सी। इन 3 घटकों से विलियन मिलकर बनता है। देखो मैं बार बार आपको बता दूं, आपको 11th में जो मोल कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ा था वो जरूर आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर हमें किसी भी दुनिया में किसी की भी अगर मोलों की संख्या निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? जिसके भी मोलों की संख्या निकालना है उसका भार बटा अणुभार, ये तो जरूर आना चाहिए। ठीक है ना? तो मोलों की संख्या निकालना आपको आना चाहिए। ठीक है, अब कोई विलियन है, उसके 3 घटक है, सपोज करो ए, बी और सी घटक है ना। अब उस विलियन में ए के मोलों की संख्या है, मान लें अपन एन ए है, बी के मोलों की संख्या एन बी है और सी के मोलों की संख्या क्या है? एन सी है। यानी एन ए बराबर क्या है? ए के मोलों की संख्या। ए के मोलों की संख्या कितनी है? एन ए। बी के मोलों की संख्या कितनी है? एन बी। और सी के मोलों की संख्या कितनी है? एन सी। तो विलियन में टोटल मोल कितने हो जाएंगे? विलियन में कुल मोल, विलियन में कुल मोल कितने हो जाएंगे? कुल मोल बराबर, कुल मोल मान लें एन है, तो एन बराबर क्या हो जाएगा? एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ऐसे ही होगा भाई। जब कोई विलियन है, विलियन के 3 घटक हैं ए, बी और सी, तो अगर ए के मोलों की संख्या हमने मान ली कितनी है, यानी उस विलियन में जो 3 घटक है ना ए, बी और सी, तो जो ए है, ए के मोलों की संख्या एन ए, बी के मोलों की संख्या एन बी और सी के मोलों की संख्या एन सी। तो उस विलियन में 3 ही तो घटक हैं, ए, बी और सी, तीनों के मोलों की संख्या एन ए, एन बी और एन सी है। तो तीनों को, तो विलियन में कुल मोल कितने होंगे? कुल मोल हो जाएंगे, तीनों को ऐड जोड़ देंगे, सम कर देंगे तीनों का, तीनों को जोड़ेंगे, योग करेंगे तो कितनी हो जाएगी? विलियन में मोलों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? एन बराबर एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। अब देखो, जब भी याद रखना प्यारे बच्चों कि मोल अंश जो निकलता है, मोल अंश, याद रखना मेरी बात, कि मोल अंश एक घटक का निकालते हैं, मोल अंश एक घटक का निकालते हैं, तो मोल अंश बराबर होगा जिस भी घटक का मोल निकालेंगे अपन। जैसे सपोज मोल अंश निकालेंगे, देखो मोल अंश निकालेंगे अपन किसका? किसी एक घटक का। यहां पर कितने घटक हैं? 3 घटक हैं, ए, बी और सी। मान लो कि ए का मोल अंश कितना है? एक्स ए, बी का मोल अंश कितना है? एक्स बी और सी का मोल अंश कितना है? एक्स सी। एक्स ए बराबर क्या है? ए का मोल अंश, मोल फ्रैक्शन, और एक्स बी क्या है? बी का मोल अंश। एक्स सी क्या है? सी का मोल अंश। ये पूरी कंडीशन समझ में आई कि एक विलियन है, उस विलियन के 3 घटक है, मान लिया अपन ने ए, बी और सी, जहां पर एन ए बराबर क्या है? ए के मोलों की संख्या, और बी के मोलों की संख्या कितनी है? एन बी। और सी के मोलों की संख्या कितनी है? एन सी। तो विलियन में कुल मोल कितने हो गए? कुल मोल एन बराबर एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी हो गया। अब याद रखना कि मोल अंश जो निकालते हैं वो किसी एक घटक का निकालते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि ए का मोल अंश निकालिए, या बी का मोल अंश निकालिए, या सी का मोल अंश निकालिए, तो आपको कैसे निकालना है? देखो, ए का मोल अंश एक्स ए, जिसका भी मोल अंश निकालना है उसके मोलों की संख्या एन ए अपॉन टोटल मोल कितने हैं? एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। यानी अगर ए के मोल अंश निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? ए के मोलों की संख्या बटा मोलों की कुल संख्या। इसी तरह जब बी के मोल अंश निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? बी के मोलों की संख्या बटा मोलों की कुल संख्या। विलियन में कितने मोल है टोटल? इतने मोल है। इसी तरह सी की अगर मोल अंश निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? एक्स सी इज इक्वल टू सी के मोलों की संख्या बटा विलियन के कुल मोल। बात आ गई समझ में? क्या आई समझ में? कि मोल अंश किसी एक घटक का निकालते हैं, मोल अंश किसी एक घटक का निकालते हैं, और जिस घटक का मोल अंश निकालते हैं उसके मोल बटा विलियन में टोटल कितने मोल हैं। अब आप एक चीज देखें यहां पर, देखो एक चीज देखो कि अगर मैंने बताया मोल अंश किसी एक घटक की निकलती है, जैसे ए की मोल अंश एक्स ए, बी की मोल अंश एक्स बी और सी की मोल अंश क्या है? एक्स सी। तो मोल अंश कैसे निकलेगी? एक्स की मोल अंश एक्स ए बराबर जिसकी भी मोल अंश निकालना है उसके मोलों की संख्या बटा मोलों की
टोटल संख्या, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, पी के मोलों की संख्या बटा पी के मोलों की संख्या बटा मोलों की कुल संख्या, सी के मोलों की संख्या बटा मोलों की कुल संख्या। तो ये हो गई ए की मोल अंश, ये हो गई बी की मोल अंश और ये हो गई सी की मोल अंश। ये विलयन में 3 घटक थे। अब देखो, अगर आप ए के मोल अंश प्लस बी के मोल अंश प्लस सी के मोल अंश, मतलब इन तीनों को अगर आप जोड़ें तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। तो याद रखना, किसी विलयन के समस्त घटकों की मोल अंशों का योग सदैव कितना होता है? 1 होता है। अगर मान लीजिए विलयन में 2 घटक हैं, जैसे कोई सॉल्यूशन है उसके अंदर 2 घटक हैं, एक है उसके अंदर एक जो भी है उसे हम कह देते हैं विलेय, और दूसरा है यहाँ पर विलायक, यानी बाइनरी सॉल्यूशन है, द्विअंगी विलयन है। अगर विलेय की मोल अंश है x विलेय और विलयन की विलायक जो है विलायक, और विलायक की मोल अंश कितनी है? x विलायक, तो दोनों के मोल अंशों का योग कितना होगा? 1। यानी किसी भी विलयन के समस्त अवयवों की मोल अंशों का योग सदैव कितना होता है? 1 होता है। ठीक है ना? अब मोल अंश पे क्वेश्चन कैसे आएगा ये आप जरा सा देख लें कि मोल अंश पे क्वेश्चन कैसे आता है। यहां तक की बात उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था? द्रव्यमान प्रतिशत। फिर अपन ने क्या पढ़ा था? पीपीएम। फिर अपन ने क्या पढ़ा था? मोलैलिटी। फिर अपन ने पढ़ा था मोलैल्टा। फिर अपन ने पढ़ा था मोलरता। फिर अपन ने पढ़ा है मोल अंश, मोल फ्रैक्शन या मोल भिन्न, मोल भिन्न, या इसे कहते हैं मोल अंश। ठीक है, दोनों ही सही है। आगे बात समझ में? तो शॉर्ट में बता देता हूं, द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा? विलेय का भार बटा विलयन का भार इंटू 100, तो द्रव्यमान प्रतिशत हो गया। अगर विलेय का भार बटा विलयन का भार इंटू 10⁶ करेंगे तो पीपीएम हो गया। और मोललता क्या होगी? मोललता बराबर क्या होगी? विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक, नोट करने वाली बात है, विलायक का भार काहे में? किलोग्राम में। और मोलरता क्या होगी? विलेय के मोलों की संख्या बटा विलियन। हा, विलियन का आयतन काहे में लेंगे? लीटर में, तो क्या होगी? मोलरिटी या मोलरता हो गई। और एक है मोल अंश या मोल भिन्न। मोल अंश या मोल भिन्न। तो मोल अंश या मोल भिन्न कैसे निकालेंगे? कि एक विलयन में मोल अंश या मोल भिन्न जो निकालते हैं वो किसी एक घटक के निकालते हैं। तो जिस भी घटक का मोल अंश निकालना है उसके मोलों की संख्या बटा मोलों की कुल संख्या। जैसे एक विलयन है, उसके अंदर 3 घटक हैं, ए बी और सी। ए के मोलों की संख्या एन है, बी की एन बी और सी की एन सी। तो टोटल मोल कितने हुए? एन ए एन बी प्लस एन सी, तीनों को जोड़ देंगे। ए का मोल अंश बराबर ए के मोलों की संख्या बटा मोलों की कुल संख्या, बी के मोल अंश बराबर बी के मोलों की संख्या बटा मोलों की कुल संख्या, और सी का मोल अंश बराबर सी के मोलों की संख्या बटा मोलों की कुल संख्या। और अगर किसी विलयन के समस्त अवयवों के मोल अंशों को यदि हम जोड़ दें तो आंसर क्या मिलता है? 1 मिलता है। बात याद रखने वाली है। ओके ओके। अब हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, किसका? मोल अंश का। देखो, सपोज करो, तो लंबा इबारत नहीं लिखवा के डायरेक्ट डाटा लिख देता हूं, आपको नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा। कोई विलियन है, उस विलियन में 3 चीजें हैं। एक है अमोनिया, एक है सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक है HCl। ये 3 चीजें उससे मिलकर एक विलियन बना है। अमोनिया है उस विलियन में, सपोज करो 340 ग्राम, बदल देते नहीं आपको कि हर बार 170 ग्राम ले रहे हो आप। NaOH जो है उसके अंदर वो है 4000 ग्राम, और HCl जो है उसके अंदर वो है 3650 ग्राम। ये 3 घटकों से मिलकर, 3 कंपोनेंट से मिलकर, 3 अवयवों से मिलकर क्या बना है? एक सॉल्यूशन बना है। ठीक है,
ये एक विलियन बना है। सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एनसीईआरटी का, केमिस्ट्री का। इस बार सुन रहे हैं, पहले चैप्टर है ना। तो अब आपसे पूछा कि इस विलियन में जो तीन घटक है ना, तीनों की मोल भिन्न ज्ञात कीजिए, तीनों का मोल अंश ज्ञात कीजिए। मतलब आपको ज्ञात करना है अमोनिया की मोल अंश, फिर आपको ज्ञात करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोल अंश, फिर आपको ज्ञात करना है HCl की मोल फ्रिक्शन। ठीक है ना, ये तीनों आपको याद करना है। तो हमें पता है मोल अंश बराबर अमोनिया के मोलों की संख्या अपॉन मोलों की कुल संख्या। NaOH का मोल अंश बराबर NaOH के मोलों की संख्या बटा मोलों की कुल संख्या। HCl का मोल अंश बराबर HCl के मोलों की संख्या बटा मोलों की कुल संख्या। ठीक है, ऐसे निकालना है। अब देखो मैं आपको निकाल के बताता हूं कि अमोनिया का मोल अंश कैसे निकालना है। सबसे पहले हम निकालेंगे अमोनिया का मोल अंश। अमोनिया का मोल अंश निकालने के लिए हमें दो डाटा की जरूरत पड़ेगी। ये दो डाटा की, पहला डाटा कौन सा होगा, अमोनिया के मोलों की संख्या, और दूसरा डाटा कौन सा होगा, मोलों की कुल संख्या। इसकी तो सभी जगह जरूरत पड़ेगी, तो पहले ये निकाल लें अपन, है ना, दोनों। अमोनिया के, मैंने आपको क्या बता रहा हूं बार बार चैप्टर की स्टार्टिंग से, कि जब भी किसी के मोलों की संख्या निकालना हो तो उसका भार बटा अणुभार, किसी का भी भार बटा अणुभार। अब यहां पर अमोनिया का भार कितना दिया हुआ है, 340, और अमोनिया का अणुभार कितना होता है, 17, हमें याद रखना है। तो अमोनिया के मोल कितने हो गए विलियन में, 20 मोल हो गए। इसी तरह आपको अगर NaOH के मोलों की संख्या निकालना है तो NaOH का भार कितना दिया हुआ है, 4000, बटा NaOH का अणुभार कितना है। देखो NaOH का अणुभार कैसे निकालेंगे, 23 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार 17 प्लस 1 बराबर, भी निकाला था हमने 40। NaOH का अणुभार हो गया 40, तो NaOH के मोल कितने हो गए, 100, 100 मोल। ठीक है, इसी तरह आपको अगर अब किसका निकालना है, एक और कौन है घटक आपका, HCl। तो HCl के मोलों की संख्या बराबर, HCl का भार कितना है, 3650, बटा HCl का अणुभार देखो कैसे निकालेंगे। ये HCl है हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35.5, 35.5 यानी 36.5। अरे 1 प्लस 35.5, 36.5, है ना। HCl के मोलों की संख्या बराबर भार बटा अणुभार। भार कितना है, कितना दिया हुआ है सवाल में, भार 3650 ग्राम। अणुभार कितना है, 36.5, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 100 मोल, 100 मोल। तो टोटल मोल कितने हो गए, टोटल मोल यानी कि एन कुल इज इक्वल टू 220। टोटल मोल कितने हो गए, 220। भाई 100 मोल तो NaOH के, और 100 मोल किसके, HCl के, और 20 मोल अमोनिया के, तो टोटल मोल हो गए 220। अब आपसे क्वेश्चन करा अमोनिया की मोल भिन्न, मोल अंश अमोनिया का ज्ञात करें आप। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ NH3 इन दिस क्वेश्चन। तो अमोनिया के मोल अंश बराबर, जिसका भी मोल अंश निकालना है, बस आप याद रखें, जिसका भी मोल अंश निकालना है, जिसका भी मोल अंश निकालना है, उसके मोल, कितने मोल है अमोनिया के, 20 मोल। 20 मोल है अमोनिया के, उसके मोल बटा कुल मोल, ये निकल गया अमोनिया का मोल अंश। NaOH का निकालना है तो NaOH के मोल बटा कुल मोल। HCl का निकालना है तो HCl के मोल बटा, यही हमारा आंसर है। अब एक चीज मैंने बताई थी, अगर किसी विलियन के समस्त अवयवों की मोल भिन्नों को जोड़ दिया जाए तो आंसर कितना आएगा, एक। इस विलियन में 3 अवयव हैं, एक अवयव की मोल भिन्न यानी NH3 की मोल भिन्न कितनी है, 20 बटा 220। NaOH की मोल भिन्न कितनी है, NaOH की मोल भिन्न है, NaOH की मोल भिन्न कितनी है, 100 बटा 220। और HCl की मोल भिन्न कितनी है, 100 बटा 220। आप इन सबको जोड़ के देख लेना, आंसर
1 आएगा। ठीक है, तो ये हुआ सांद्रता को नापने की एक इकाई कंप्लीट हुई अपनी, कौन सी? मोल अंश। ठीक है ना। तो आज हमने विलियन की, जो विलियन है, आज हमने क्या पढ़ा, देखो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं। आज हमने सबसे पहले ये पढ़ा कि व्हाट इज द परिभाषा ऑफ ए विलियन। विलियन की परिभाषा क्या है? तो इन अ बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी 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 द्विअंगी, जो द्विअंगी विलियन है, बाइनरी विलियन है, तो उसके अंदर एक होता है विलेय, एक होता है विलायक। विलेय को इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूट, इंग्लिश में आना चाहिए जॉनी जॉनी यस पापा। और विलायक होता है सॉल्वेंट। ठीक है ना। तो सॉल्यूट कौन होगा? जो कम होगा। और विलायक कौन होगा? जिसमें दम होगा। ठीक है ना। तो सॉल्यूट वो जो कम, और सॉल्वेंट वो जो क्या है, ज्यादा है। तो ये तो हो गया विलियन की डेफिनेशन। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि 1 ppm सांद्रता जो होती है वाटर में फ्लोराइड आयनों की, वो दंत क्षय को रोकती है। और 1.5 ppm से अगर अगर सांद्रता अधिक हो गई तो दांत क्या होने लग जाएंगे? पीले, सोने की तरह पीले। ठीक है ना। इसके बाद मैंने बताया था कि जो सोडियम फ्लोराइड है, इसका उपयोग काय में करते हैं? चूहों को मारने में करते हैं। ये चूहा होता है ना, एम नाम का लड़का था, वी क्लास में पढ़ता था, 0 नंबर लाता था, जिनके बाद बचपन में करते थे, 2 रुपए कमाता था और 4,444 रोटी खाता था। ठीक है ना। तो सोडियम फ्लोराइड का उपयोग जो है ना, ये चूहों के जहर के लिए किया जाता है। ठीक है ना। इसके बाद हमने पढ़ा कि विलियन सांद्र क्या होता है और तनु क्या होता है। सांद्र विलियन किसे कहते हैं, तनु विलियन किसे कहते हैं? जिसमें विलय ज्यादा हो, गाढ़ा हो तो सांद्र है, पतला हो तो तनु है। जैसे कि भैंस कैसा दूध देती है? सांद्र देती है। दूध वाला कैसा दूध देता है? तनु देता है ना। चाशनी कैसी होती है? सांद्र होती है। शरबत कैसा होता है? तनु होता है। और अगर मेहमान आ जाए कोई, उसके लिए शरबत बनाए तो और ही तनु हो जाएगा वो। ठीक है ना। तो ये अपन ने पढ़ा। तो अब विलियन की सांद्रता यानी कितना गाढ़ा है, उसमें कितना विलेय है, तो वो हमने पढ़ा सांद्रता विलियन की कैसे नापें। हाउ वी कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देयर आर मेनी यूनिट्स टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कई सारी इकाइयां हैं विलियन की सांद्रता को मापने की। पहली इकाई हमने पढ़ी कौन सी बच्चों? भार प्रतिशत। दूसरी हमने पढ़ी कौन सी? कौन सी? ppm। तीसरी हमने पढ़ी कौन सी? मोलैलिटी। चौथी हमने पढ़ी कौन सी? मोलरता या मोलरिटी। और पांचवी हमने पढ़ी कौन सी? मोल अंश। इससे पहले हमने पढ़ा था विलियन के प्रकार। विलियन के प्रकार, तो विलियन के कितने प्रकार थे? तीन। तीन प्रकार थे। कौन सा? एक था गैसीय विलियन, एक था द्रव विलियन, और एक था ठोस विलियन। है ना, ये पढ़ा था। गैसीय विलियन जिसमें विलायक कौन होगा? विलायक अगर गैस है तो गैसीय विलियन, विलायक द्रव है तो द्रव विलियन, और ठोस है तो ठोस विलियन। ठीक है ना। ये चीजें हमने पढ़ी थी। इसके बाद इनके हमने कुछ सवाल भी किए। इसके बाद अब अगला हेडिंग, जो अगला टॉपिक है, वो हम अगले लेक्चर में इसे रिकॉर्ड कराएंगे। अगर ये आपको अच्छा लगा है तो आप मुझे बताएं, क्योंकि मैं खुद अभी शुरुआत ही करी है मैंने इसको पढ़ाने की, है ना, इस बोर्ड पे। अगर आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा था आप बताएं, और इसको नोट्स सामने रख के पढ़ेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। हालांकि नोट्स भी पूरे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही बने हुए हैं, लेकिन आप जब इसे नोट्स सामने रख के पढ़ेंगे ना, आपको बेस्ट समझ में आएगा एकदम। और आप मुझे बताएं व्हाट्सएप पर भी कि आपको कैसा लगा मैंने पढ़ाया। और आप हमारी ऑफलाइन क्लास में भी आए, आपको अच्छा लगेगा। और इस नंबर पे आप नोट्स मंगवा सकते हैं, व्हाट्सएप पर आप बता सकते हैं, कमेंट करके भी आप बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।